हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, एक आपको मैंने लास्ट टाइम पे असाइनमेंट दिया था, मतलब उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो किसी में तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11th के कुछ पार्ट्स के आंसर्स हो सकता है ना हो उसमें, तो वो मैंने लिख दिए हैं। तो जस्ट नोट डाउन द आंसर्स ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 11 जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें से। इसमें अभी हम ये 6th वाला जो क्वेश्चन है ये आज सीखेंगे। विल अंडरस्टैंड दिस टेक्निक टुडे। तो अगर इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इस शीट में से, तो आप आराम से पूछ लीजिए, and then we'll proceed for the theory. तो आई एज्यूम कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छा, फंक्शन पे टर्म को दिया हुआ है 1/ln x - 1, दिस इज द फंक्शन गिवन। ln x मतलब होता है log x to the base e। ln x मतलब होता है log x to the base e, where e is irrational number which is approximately equal to 2.71। ध्यान रखिएगा ये एक irrational number है और इसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। इसको नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है log x to the base e minus 1, this should not be equal to 0। इसका मतलब log x to the base e should not be equal to 1। इसका मतलब log x to the base e should not be equal to log e to the base e। that means x should not be equal to e। एंड एक और कंडीशन जो इसमें लगेगी वो है, क्योंकि log इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन में, तो log का जो भी इनपुट होगा, इस केस में x should be greater than 0, यानी कि 0 to infinity। अब क्या करना है, एंड मतलब कॉमन वैल्यू, तो इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से e यूनियन e से इंफिनिटी। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी माइनस e। ठीक है, और यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कि log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि log 1 टू द बेस a की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ये दोनों याद रख लें। और कोई बच्चों डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 तक और किसी में डाउट? सर क्वेश्चन 11 का 6th पार्ट बता दो। क्वेश्चन 11th का 6th पार्ट। बेटा 6th पार्ट अभी थोड़े समय तक रुक जाओ, मतलब आज हम सीखेंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं डोमेन में। तो ये आज का डिस्कशन है हमारा। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, प्रोबेबली आज घर पे ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आंसर आप नोट कर लो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन आफ्टर टुडेज सेशन, होपफुली यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। ठीक है,
तो लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टार्ट कर लिया था, और मैंने आपको बताया था कि ये लॉग के दो ग्राफ्स होते हैं। जो हमको याद भी होने चाहिए। ये वाला ग्राफ होता है यदि बेस 1 से बड़ा होता है, तो पर्टिकुलरली अगर हम इस ग्राफ के फीचर्स लिखना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि दिस ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम इस ग्राफ में इनपुट बढ़ाएंगे, इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ वाई विल इंक्रीज, और if I start reducing the input, the output will reduce। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, हम यहां से आगे की तरफ चलेंगे टुवर्ड्स राइट, तो जैसे से आप आगे जाएंगे फंक्शन का आउटपुट इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आउटपुट ये मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे आउटपुट ये आ रहा है, फिर यहाँ पे आउटपुट आपका ये आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट इज इंक्रीजिंग। व्हेन आई स्टार्ट इंक्रीजिंग x, आई स्टार्ट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, y की वैल्यूज भी इंक्रीज होने लगेंगी। ये किसी भी इंक्रीजिंग ग्राफ का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब भी आप इनपुट बढ़ाएंगे, इनपुट इंक्रीज इंप्लाइज आउटपुट इंक्रीज, इनपुट डिक्रीज इंप्लाइज आउटपुट डिक्रीज। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन। लॉगरिथमिक भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें भी ये चीज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशल कुछ लॉग के साथ हो रहा है, ये किसी भी इंक्रीजिंग ग्राफ में होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ने देखा था कि यदि फंक्शन में बेस 1 से छोटा हो जाता है तो लॉग का ग्राफ नीचे आएगा। नीचे की तरफ आने के ग्राफ को हम बोलते हैं कि ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। और डिक्रीजिंग ग्राफ मतलब होता है कि जब आप x की वैल्यूज बढ़ाएंगे, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, तो फिर फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो कम होने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप आउटपुट चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल रही है, जबकि अगर हम थोड़े से बड़े इनपुट पे जाएं, यहाँ वाले इनपुट पे जाते हैं, तो मुझे आउटपुट ये मिलेगा। ये छोटा इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट बड़ा मिला। ये बड़ा इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट छोटा मिला। तो x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम होगी, या फिर x की वैल्यू कम करने पे y की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर इनपुट कम करने पे या इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ेगा, सॉरी आउटपुट कम होगा, या फिर इनपुट कम करने पे आउटपुट इंक्रीज होने लगेगा। So these kind of graphs are called decreasing graphs, and these kind of functions are called increasing functions या increasing graphs, जैसा आप बोले। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कोई भी ग्राफ यदि ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, और कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट चलने पे नीचे आने लगे तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ है। हालांकि प्रैक्टिकल पर्पज में ज्यादातर ग्राफ जो आप देखेंगे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई ग्राफ, बहुत कम ग्राफ्स होते हैं जो लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज करते हैं। कई ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो कुछ इंटरवल में इंक्रीज करते हैं, कुछ में डिक्रीज करते हैं। जैसे यदि फॉर एग्जांपल अगर हम साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 है, π/2, फिर ये वैल्यू 3π/2, ये वैल्यू 2π। तो आप देखोगे कि ये फंक्शन 0 से लेके π/2 तक तो इंक्रीज करेगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। इंक्रीज होगा तो फिर ये सारी इंक्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली शो करेगा। फिर π/2 से लेके 3π/2 तक इस फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मतलब आप देखो यहाँ से यहाँ तक अब ये ग्राफ नीचे आ रहा है, 3π/2 तक नीचे आता रहेगा, और फिर 3π/2 से लेके 2π तक ये फंक्शन वापस से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली इंटरवल्स देख के हमको आइडिया लगना आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है। और यदि फंक्शन बच्चों किसी इंटरवल में इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब होगा कि इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ेगा, और यदि फंक्शन डिक्रीज करेगा तो मतलब उसका ग्राफ नीचे आएगा, इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो हमने लॉगरिथम के केस में देखा था कि आपको जो चीज अब ध्यान रखनी है लॉगरिथम से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए।
पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे, वो ये है कि log fx टू द बेस a ग्रेटर देन log gx टू द बेस a। अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने को आती है तो फिर आप सबसे पहला काम करेंगे, लॉग हटाएंगे, और लॉग हटाने के लिए मुझे बेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉग हटाने के लिए आपको बेस पे ध्यान रखना है। तो बच्चों यदि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, a ग्रेटर देन 1 मतलब बेस 1 से बड़ा है, एंड fx ग्रेटर देन gx, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप लॉग सीधे हटा सकते हो, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, और ये जो पूरी क्वांटिटी आ रही है यहां से यहां तक की, ये आउटपुट होता है। इसी तरह से ये जो है ये भी पूरा आउटपुट है। ठीक है, तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। तो अब हमने अभी देखा था कि फंक्शन यदि बेस 1 से बड़ा होगा, यदि लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ में छोटा इनपुट छोटा आउटपुट देगा, बड़ा इनपुट बड़ा आउटपुट देगा। तो इसका मतलब सिंस ये वाला लेफ्ट साइड वाला आउटपुट ज्यादा है राइट वाले आउटपुट से, तो देयरफॉर लेफ्ट वाले का इनपुट राइट वाले के इनपुट से ज्यादा रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज में इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि यदि लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो आप लॉग सीधे हटा सकते हैं, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड fx इज ग्रेटर देन gx। तो मतलब आप इस इनइक्वालिटी को इस तरह से हैंडल कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो पहला पॉइंट हो गया मान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यदि लॉग का बेस 1 से छोटा हो, लॉग का बेस 1 से छोटा है, अब यदि लॉग का बेस बच्चों 1 से छोटा है तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इसको जी बना देते हैं। और यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट, बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट। यहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड वाला आउटपुट बड़ा है राइट साइड वाले आउटपुट से। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि यदि बेस 0 से लेके 1 तक है तो फिर लॉग हटाते समय इन इक्वेशन फ्लिप हो जाएगी, इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट देगा। fx विल बी स्मॉलर देन gx। लॉग का बेस 1 से छोटा है, ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट देता है। बड़ा आउटपुट कौन सा है, लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है। तो इसका मतलब लेफ्ट वाले का इनपुट जो होगा लॉग का, वो वैल्यू छोटी होगी और राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो मतलब इन इक्वेशन फ्लिप हो गई। अब दोनों पॉइंट्स को एक साथ ऐसा देख सकते हो कि यदि बेस 1 से बड़ा है तो लॉग सीधे हटा दीजिएगा, और यदि बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में बेस है, तो लॉग हटाते समय इन इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है कि सपोज यदि लॉग का बेस वेरिएबल हो जाए, मतलब बेस के बारे में पता ही ना हो कि यार ये मतलब 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तब क्या करोगे? तो इफ base is unknown, then make two cases। कौन से दो केसेस आप बना के सॉल्व करेंगे? पहला केस बेस 1 से बड़ा है, और दूसरा केस बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यदि बेस 1 से बड़ा है तो लॉग सीधे हटा दीजिएगा, fx ग्रेटर देन gx ही आ जाएगा। और यदि बेस 0 से 1 के बीच में है तो फिर आप क्या करेंगे, लॉग हटाएंगे, लेकिन इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वाइल सॉल्विंग एनी इन इक्वेशन, अभी तक जैसे साइंस की में तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नॉर्मली आप कोई भी इन इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इन इक्वेशन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड द डोमेन कंडीशन, अदर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। डोमेन कंडीशंस आपको हमेशा लिखनी चाहिए। जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, बच्चे इन इक्वेशन सॉल्व करते समय दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सॉल्यूशन सेट, दे टेंड टू ओवरलुक दिस पार्ट।
लेकिन हम हमेशा से हैबिट रखेंगे शुरू से, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है कोर्स, तो हमको शुरू से हैबिट रखनी है कि किसी भी इन इक्वेशन के या इक्वेशन के, इवन दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इक्वेशन, every equation or inequation has two components, one is the domain, other is the solution set. डोमेन कंडीशंस वही हैं जो हमने याद कर रखी हैं, जो भी हमने पिछली क्लास में सीखी थी, जिस पे आपने एक्सरसाइज करी थी, तो डोमेन कंडीशंस तो वही हैं। सोल्यूशन सेट हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने साइन स्कीम से देखा सोल्यूशन सेट कैसे आता है, हमने मॉड का देखा सोल्यूशन सेट कैसे आता है, इसी तरह से अभी हम देखेंगे लॉगरिथमिक इन इक्वेशन में सोल्यूशन सेट कैसे आता है। तो सोल्यूशन सेट और डोमेन, इन दोनों पे आपको ध्यान रखना है, और जो फाइनल आंसर होगा दैट इज ऑलवेज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपको हमेशा फाइनल आंसर देता है। अगर आपने डोमेन नहीं कैलकुलेट करी और सिर्फ सोल्यूशन सेट करा, तो ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनल आंसर इनकम्प्लीट हो। जनरली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इनकम्प्लीट मतलब होगा कि क्वेश्चन गलत हो गया, इंस्टेड ऑफ +4 मे बी आई गेट -1। तो ये चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। थियरी में बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम पे देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ्स का क्या मतलब होता है, एक बार हमने इसको फिर से समराइज कर लिया। जनरली जरूरी नहीं कि कोई भी ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो, कई ग्राफ्स अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज फिर से इंक्रीज, तो सबका अलग अलग बिहेवियर होता है ग्राफ्स के हिसाब से। लॉग के केस में हमको ध्यान रखना था कि यदि बेस 1 से बड़ा है तो लॉग सीधे हटा देंगे, यदि बेस 0 से 1 के बीच में है तो फिर लॉग हटाता है, लेकिन इन इक्वेशन को रिवर्स करना है। और यदि बेस अननोन है तो आप दो केसेस बना के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 0 से 1 के बीच में होगा। और किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है, डोमेन और सोल्यूशन सेट। ठीक है, डोमेन जनरली हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब इस पे हमको ध्यान रखना है। और सोल्यूशन सेट मतलब इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। और ये हम बच्चों ले रहे हैं आपकी जो डोमेन में थर्ड वाली जो शीट है। फर्स्ट तो आपने करी है, सेकंड नहीं करनी, हम शीट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। शीट 3 डोमेन एंड फंक्शंस 3 है ना, उसमें से क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। तो अगर शीट आपके सामने हो तो एक बार देखते रहिएगा उसको, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। तो आपको एक फर्स्ट पार्ट में एक लॉगरिथमिक इनइक्वेशन दी है, हमको इसको इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो पहले इनइक्वेशन लिख लेता हूं मैं। ठीक, अब जब भी आप इनइक्वेशन सॉल्व करें, खासतौर से लॉग की, तो सबसे पहला काम क्या करना है, बेस पे ध्यान रखो। बेस क्या है, 1 से बड़ा है। तो बच्चों यदि बेस 1 से बड़ा है तो हम लॉग सीधे हटा सकते हैं। 2x + 5 इज ग्रेटर देन x + 1। लॉग सीधे हटा दीजिए क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इनइक्वालिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन सेट एंड डोमेन। तो डोमेन और लिख लेते हैं एंड। लॉग के साथ जो भी लिखा होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। 2x + 5 लॉग के साथ लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ निश, बेस हटाने के लिए बेटा दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस सेम है, दोनों तरफ 2 बेस है, इसलिए हम हटा पा रहे हैं। अगर बेस अलग अलग होंगे तो आप नहीं हटा सकते हो। एंड एक बच्चों ये x + 1 भी लॉग के साथ दिख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, वरना लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशन है डोमेन से रिलेटेड, और ये वाली जो कंडीशन है ये इनइक्वालिटी है जिससे सॉल्यूशन सेट आता है। बच्चे जनरली सिर्फ इस पे फोकस करते हैं और डोमेन भूल जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। और जबकि ये टफ नहीं है, मतलब आप आराम से देख सकते हो तीनों को सॉल्व करना कितना आसान है, कोई कोई टाइम नहीं लगना। पहले वाली पे चलते हैं, यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 से इंफिनिटी। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन -5/2, मतलब -5/2 से इंफिनिटी। और तीसरे पे चले तो आएगा x इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 से लेके इंफिनिटी। तो अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन ले, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ये कह रहा है -4 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -5/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है -1 से बड़ा होना चाहिए। तो देयरफॉर
तीनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी? x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। अगर आपने डोमेन कंडीशन नहीं लिखी तो आपका आंसर ये आ जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि ये गलत है, मतलब -4 से इन्फिनिटी में 2x + 5 हमेशा x + 1 से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2x + 5 भी नेगेटिव हो, x + 1 भी नेगेटिव हो, लॉग डिफाइंड ना हो पाए। तो दोनों चीज होनी चाहिए ना। लॉजिकल बात है कि भाई लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए और इन इक्वेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन डोमेन से आ गई, ये वाली इन इक्वेशन से आ गई। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक और करके देखते हैं। लॉग बेस में 1/2 4 - 3x इज ग्रेटर देन लॉग बेस में 1/2 x + 2। ठीक, अब ध्यान रखिएगा फिर से, लॉग में इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है इनइक्वेशन और एक होता है डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद डोमेन। मैं जनरली पहले डोमेन लिखता हूँ। तो 4 - 3x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग के साथ है तो पॉजिटिव होगा। एंड x + 2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी लॉग के साथ है। एंड बेस 1 से छोटा है, बेसिस 1/2 और दोनों तरफ सेम है और 1 से छोटा भी है, तो आप लॉग फिर से हटा सकते हो, लेकिन इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह अब देखो लेस देन हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। बस अब इनको अलग अलग सॉल्व करना है। पहले वाले से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 4/3। सेकेंड से आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। थर्ड से आ जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो अगर मतलब वैसे देखें तो ये -∞ से 4/3 आ रहा है, ये -2 से इन्फिनिटी, ये -∞ से 2/3। अब कॉमन वैल्यूज देखनी पड़ेंगी आपको तीनों में, तो -2 2/3 4/3। पहली वाली इनइक्वेशन कह रही है आपकी -∞ से 4/3, ये तो यहां तक आ रहा है। सेकंड कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, और थर्ड कह रहा है -∞ से 2/3। तो तीनों में कॉमन वैल्यूज मुझे दिख रहा है क्लियरली क्या आ जाएंगी, x बिलोंग्स टू -2 से 2/3। सर इसमें आपने थर्ड वाले रॉन्ग कर दी। रॉन्ग कर दी, यस सर। यहाँ 2 आएगा, वहाँ 4, अच्छा सॉरी यार 1/2 आएगा ना। और वो आ जाएगा हाफ सेम। कर देता हूँ मैं। एक बार बच्चों वापस से देख लो, गड़बड़ हो गया मुझसे थोड़ा सा। 4x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये 1/2 है, तो थर्ड वाली इक्वेशन से आपका आएगा ये इंटरवल। तो फाइनल आंसर अब आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 4/3, ये आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बस कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। वैसे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, दोनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है? एक हमने बेस 1 से बड़े वाले का देखा और एक 1 से छोटा देखा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। टेक 2 मिनट्स, ऑब्जर्व द क्वेश्चंस केयरफुली। और कहीं पे कोई भी डाउट है तो आराम से आप पूछ लीजिए। समझ में आ गया हो बच्चों तो प्लीज टाइप यस, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ अब आगे चलने का समय आ गया। जिन लोग को समझ में आ गया बस टाइप वाई, जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लो।
चलिए एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। हाफ एंड 4/3 इन डोमेन कहाँ पे? नहीं बेटा, डोमेन कंडीशन तो उसमें ये आ रही है ना, 4 माइनस मतलब x लॉग के लिए कंडीशन होती है कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम इंक्लूड करते 4/3 को। कंडीशन जब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ भी लेस वही रहेगा, लेस देन ही होगा। इक्वालिटी इधर होगी तो इक्वालिटी इधर आएगी, तब इंक्लूड होगा। चलो थर्ड पार्ट बच्चों देखते हैं एक बार। लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। अगर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो, शीट पे हो, तो देखते रहिए। log base 2 this should be less than equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई दोनों तरफ तो log है ही नहीं, तो हमें पहले दोनों तरफ तो log बनाना पड़ेगा। log कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज भी बताया था शुरुआत में। इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है किसी भी बेस पे, तो 0 को हम ऐसा लिख लेते log 1 base 2। तो अब ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है। बस अब कंडीशंस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन कंडीशन लिख लो कि भाई x² - 3x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के साथ है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटा सकते हैं, इनइक्वालिटी भी सेम रखनी होगी। x² - 3x + 3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसकी साइन स्कीम बनाएं। हाँ वैभव बोलो। सर अपन इसमें ये भी लॉजिक लगा सकते हैं ना कि सर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वन ऑन द वन साइड, मतलब वन के एक साइड पे होगा ये। हाँ हाँ बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सर फिर x² - 3x + 3 ग्रेटर देन 1 आएगा ना। नहीं बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अपोजिट साइड पे होंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे यस। तो दे शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी। ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें अगर आप इसकी साइन स्कीम बनाएंगे तो इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac की वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव है। b² - 4ac नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं होगा, तो नंबर लाइन पे कुछ भी नहीं बनेगा। और अगर हम x की जगह 0 डाल के देखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसकी साइन स्कीम क्या बनी लेफ्ट साइड की, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, विच मीन्स इसका सोल्यूशन सेट आ गया -∞ से ∞। भाई ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, इसकी साइन स्कीम तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं इसके रूट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे। इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 2। 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप रख के देखेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। Therefore x belongs to 1 से 2। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है। नहीं बेटा, अभी तो बताया था कि सिर्फ लॉग की इनइक्वालिटी से नहीं काम चलेगा, आपको डोमेन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। लॉग डिफाइंड हो उसके बाद लॉग वाला आउटपुट बड़ा भी हो, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि log -4 की वैल्यू log -10 से बड़ी होगी, ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि डिफाइंड भी तो हो। सिर्फ ये थोड़ी कि ये क्वांटिटी बड़ी हो रही है इससे तो हम बोल देंगे कि log भी बड़ा होगा, डिफाइंड भी होना चाहिए। तो इसलिए क्या डोमेन कंडीशन जरूरी है। सर लेकिन सर मैं तो ये बोल रहा था कि ये x² - 3x + 3 को ग्रेटर कर दें सिर्फ और 0 ही रहने दें। x² - 3x + 3 को सर आपने ये 0 की जगह log 1 base 2 लिखा है ना, हाँ हाँ इसको लिखते हैं सिर्फ x² - 3x + 3 को ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर देते हैं। नहीं नहीं, तो फिर log भी तो हटाना पड़ेगा ना आपको। यदि log ये लेस देन इक्वल टू log भी है तो ये इसको इससे कंपेयर करोगे ना। log के इनपुट्स मतलब log हटा सकते हैं हम दोनों तरफ, यदि बेस 1 से बड़ा हो तो उसके लिए दोनों तरफ log होना चाहिए। सर मेरे समझ में नहीं आया 0 की जगह पर लाइक log 1 base 2। क्या चीज, अरे यार तुम्हारी आवाज थोड़ा कट रही है, फिर से बोलोगे। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि 0 की जगह पर log 1 base 2
ये तो बताया था बेटा लास्ट टाइम पे कि log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू 0 होती है, मतलब log 1 टू द बेस ए 0 होता है। आज भी बताया था शुरुआत में कि log 1 टू द बेस ए 0, तो 0 को मैं log 1 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ। तो सर जीरो रख के सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या सर? अरे 0 रख के कैसे सॉल्व करेगा यार? मैं बोलूँ साइन एक्स की वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 30 डिग्री होगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन x की वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि x की वैल्यू 1/2 होगी। भाई यहाँ भी तो दोनों तरफ साइन होगा तभी तो इक्वेट कर सकते हैं वैल्यू। ओके सर। हाँ बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा दोनों में से, है ना। अब दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आती है? डोमेन की वजह से r, इसकी वजह से 1 से 2, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 से 2। ये आपका आंसर हो गया, है ना, क्लोज इंटरवल से आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। कंसेप्ट वही है, मतलब ओवरऑल कंसेप्ट इज सेम कि कभी भी अगर क्वेश्चन में लॉग आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग क्रिएट कर लीजिए। 90% क्वेश्चन में लॉग क्रिएट करके दिया होगा, कुछ जगह पे लॉग क्रिएट करके नहीं दिया तो वो सिंपल सी वैल्यूज होंगी कि 0 को आपने log 1 लिख लिया। बस ये इंश्योर करना है बेस दोनों तरफ सेम हो, और यदि 1 से बड़ा है तो लॉग सीधे हटा दो, और 1 से छोटा है तो लॉग हटाते समय इन इक्वेशन रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम सेट पे चलते हैं। ये बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4, वही शीट नंबर 3 कर रहे हैं आज हम। आपको बताना है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ठीक है, अब डोमेन पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डोमेन के लिए देखो क्या क्या कंडीशन चाहिए। एक तो डिफाइंड होने के लिए log x square minus x plus 1 to the base 2 minus log 2x minus 1 to the base 2, this should be greater than equal to 0, and x square minus x plus 1 should be greater than 0 क्योंकि ये क्वांटिटी log के साथ है, and 2x minus 1 should be greater than 0 क्योंकि ये क्वांटिटी भी log के साथ है। तो सबसे पहले तो हमने सारी कंडीशंस लिख ली, बस अब एक एक करके इन कंडीशंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सबसे आसान है। यहाँ से हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से इंफिनिटी, है ना, x ग्रेटर देन 1/2। अगर आप इसको देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी साइन स्कीम बनाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, कोई रूट नहीं है तो नंबर लाइन पे कुछ भी प्लॉट नहीं होगा। 0 रख के देखेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? हमेशा होगा। यहां से आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। सर एक्स और लिख दो वहाँ, कहाँ पे? एक्स स्क्वायर था ना। हम्म। अब तीसरी वाली पे चलते हैं बच्चों। पहले दोनों तरफ लॉग क्रिएट ऑलरेडी दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 1 से बड़ा है तो आप इनइक्वालिटी सीधे हटा सकते हो, लॉग सीधे हटा सकते हैं, इन इक्वेशन सेम रहेगी। इसके रूट्स आ जाएंगे 1 2, 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, ये साइन स्कीम हो गई। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब मुझे इन सब में कॉमन वैल्यूज देखनी है, तो चलो कॉमन वैल्यूज देखना शुरू करें। ये तो हो गया 1 2 1/2। इसका तो बच्चों कोई सेंस है नहीं, ये तो सारे रियल नंबर्स बोल रहा है, तो कॉमन में इसका तो कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, ये तो सारे नंबर्स को इंक्लूड कर ही रहा है। इसमें और इसमें हमको देखना है, फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट वाली इन इक्वेशन है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और थर्ड वाली इन इक्वेशन है 1/2 से इन्फिनिटी, ओपन 1/2 से इन्फिनिटी। तो कॉमन वैल्यूज जो दोनों में दिख रही है मुझे वो आ रही हैं x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ध्यान रखना 1/2 ओपन में हो जाएगा क्योंकि यहां ओपन है, यूनियन
2 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया इसका, ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। तो अगेन द की आइडिया वाज, बस आपको कंडीशंस लिखनी है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लॉग के साथ जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर सबको सॉल्व करके जो कॉमन वैल्यू आती है वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। है ना बच्चों, इस फंक्शन की हमें डोमेन चाहिए थी, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक तो ये कंडीशन आएगी स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब आप देखो तो ये जो बच्चों हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले वाली इक्वेशन, इट हैज अ वेरिएबल बेस। बेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल बेस है x के टर्म्स में। x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं क्या है, x की वैल्यू हो सकता है 1 से बड़ी हो सकता है 1 से छोटी हो, अभी तो हमें पता नहीं, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। तो ये वेरिएबल बेस हो गया। जब भी वेरिएबल बेस का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, दो केसेस बनाने हैं। ठीक है, अब वो दो केसेस देखो इसके साथ हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं वो समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला केस बच्चों मैं ले रहा हूं, बेस की वैल्यू 0 से 1 तक है, एंड यदि बेस 0 से 1 है तो लॉग दोनों तरफ है, आप लॉग हटा सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशन फ्लिप हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, एंड ये वाली कंडीशन तो एज इट इज होंगी होंगी। है ना, तो दिस इज योर केस 1। सर हम्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1 क्यों किया? अच्छा तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सर ये कंडीशन एंड के साथ लगाई है, वैसे तो ये होनी चाहिए, लेकिन x अगर ग्रेटर देन नहीं चल दो 1 हो तब। हाँ वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या था, बेस की वैल्यू 0 से 1 थी, ये हमने एज्यूम किया कि बेस 0 से 1 है, यदि बेस 0 से 1 होगा तो लॉग हटा सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी फ्लिप होगी। तो वेरी गुड, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। अब ठीक है, यस सर। चलो अब बच्चों आगे देखते हैं। अब तो बस ये बन गई इनइक्वालिटीज, इनको सॉल्व करना है आपको जल्दी जल्दी। तो पहले वाली से तो आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 से 1 है, दूसरी से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसकी साइन स्कीम बना लेते हैं 1 2, तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 2। तीसरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और फोर्थ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू हाफ से इन्फिनिटी। तो अब बच्चों सब में कॉमन वैल्यू कौन सी है, देयर इज नो सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं है भाई, पहले वाली कंडीशन कह रही है 0 से 1 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कह रही है 1 से 2 होना चाहिए, तो जब आपको इन्हीं दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा तो आगे कॉमन देखने का मतलब ही नहीं था। हाँ बेटा, बेस पे मैं केसेस इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बेस वाला कंडीशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो इन्वॉल्व कर लिया। ये बेस वाला केस ऑलरेडी, जब आप वेरिएबल बेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डोमेन कंडीशन में बेस वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं? क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी केस बनाओगे ना यहाँ पे, तो ये तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया इधर, इसलिए मैंने उसको डोमेन के साथ नहीं लिखा। देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग कि x इज ग्रेटर देन 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे तो आप केसेस बनाओगे ही, आप इसको दो केसेस में ब्रेक करने वाले हो, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, तो इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व नहीं करा अभी। अच्छा, अब बच्चों देखते हैं केस 2। केस 2 में फिर से बेस की वैल्यू 1 से बड़ी, एंड अब की बार इन इक्वेशन सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि लॉग के साथ है, 2x माइनस 1 भी पॉजिटिव रहेगा, लॉग के साथ है। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। यहां से आएगा 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे देखना है कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, कौन सी ऐसी वैल्यूज जो सब में कॉमन है। तो फिर से वही नंबर लाइन बना लेते हैं। वैसे तो ओरली कर सकते हो, 2 से इंफिनिटी आएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं बना देता हूँ। 1, फिर आपका हो गया ये 1/2 पहले लेते हैं, फिर 1, फिर आ गया 2। पहली कंडीशन कह रही है 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, सेकेंड कंडीशन कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन 2 से इंफिनिटी। तीसरी कंडीशन तो कह रही सारे रियल नंबर्स, कोई मतलब नहीं है इसका। तो फोर्थ कंडीशन कह रहा है 1/2 से इंफिनिटी। यहाँ पे होलो सर्कल। तो कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो सब में से तीनों को सेटिस्फाई कर रही हैं? 2 to infinity। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल बेस आएगा तो आपको दो केसेस कौन कौन से बनाने हैं आप ध्यान से देखो। बेस के ऊपर दो कंडीशन अलग से लेनी है, ये जो मैंने सर्कल कर रखी है, 0 से 1 और एक बार 1 से बड़ा। बाकी दोनों कंडीशन सेम रहेंगी, लॉग के साथ जो है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देखो ये वाली कंडीशन जो है लास्ट की दोनों, ये दोनों जगह सेम है, ये तो कॉमन होनी चाहिए वरना लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। और ये जो लॉगरिथमिक इन इक्वेशन वाली कंडीशन है ये बेस पे डिपेंड करती है। तो यदि बेस 0 से 1 है तो इन इक्वेशन फ्लिप हो गई, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन सेम आ गई। ठीक है, तो एक बार बच्चों आराम से इसको चेक कर लो दोनों क्वेश्चंस को। अगर समझ में आ गया हो यहाँ तक तो टाइप यस, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। सर दोनों केसेस का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे ना, या नहीं बेटा, फिर अच्छा अब यूनिक? नहीं, आप खुद लॉजिकली सोच के देखो। जब हम केसेस बनाते हैं तो केसेस का मतलब होता है कि या तो एक्स की वैल्यू ये होगी या फिर एक्स की वैल्यू ये होगी, यही तो होता है केसेस में, आइदर दिस और दिस, और मतलब यूनियन। तो केसेस को हमेशा यूनियन लेना ओके सर। है ना। तो इसीलिए इस केस के अंडर में ये इंटरसेक्शंस होंगे, ऊपर वाले केस के अंडर में ये सब इंटरसेक्शंस हैं। लेकिन यहां से जो सोल्यूशन आ रहा है आपका, नो सोल्यूशन और एक जो बाद में आया, उन दोनों में से यूनियन करके होगा आंसर। ओके सर। ठीक है, और बच्चों चेक कर लो किसी को कोई डाउट है, आराम से कर लो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, सोच भी लो, समझ लो अच्छे से। अगर रूट के अंदर एक ही लॉग होता तो अपन बेस डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 लिख कर करते ना। मतलब जैसे मान लेते हैं कि रूट के अंदर एक ही लॉग है, जैसे ये है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंडीशंस लिखोगे कि log ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब
इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा log x 2x minus 1 greater than equal to log 1 to the base x, ठीक है। और अब यहाँ पे बेस वेरिएबल है तो आपको फिर दो केसेस बनाने पड़ते हैं कि 0 से 1, एंड उस केस में होता 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2x minus 1 ग्रेटर देन 0, ये तो आता ही आता। और दूसरा, यदि आप केस बनाते x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो उस केस में 2x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 2x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशंस आ जाती। फिर दोनों को सॉल्व करके दोनों का यूनियन जो होता वो आंसर होता। हाँ वैभव बोलो। सर इसमें सर आपने x पॉजिटिव क्यों लिया, x इज ग्रेटर देन 0? कहाँ पे? सर log x में x ग्रेटर देन 0 भी तो होगा ना? नहीं, मैंने अभी तो बताया कि यदि वेरिएबल बेस हो तो फिर x ग्रेटर देन 0 बनाने का मतलब नहीं ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी दो केस बना तो लिए, एक बना लिया 0 से 1 और एक x ग्रेटर देन 1। भाई जो बेस की कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, यही तो कंडीशन होती है बेस के लिए। लॉग का जो बेस होता है उसमें ये कंडीशन लिखवाई है आपको कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो हमने तो इसी कंडीशन को तो दो में तोड़ दिया कि बेस 0 से 1 एंड बेस ग्रेटर देन 1। यस। तो इसलिए हमने बेस पे कंडीशन नहीं लगाई। अगर बेस कांस्टेंट होगा तो भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि बेस दिख ही रहा होगा कि 1 से बड़ा है या नहीं है। तो इसलिए जनरली बेस वाली कंडीशंस की बहुत कम जगह जरूरत पड़ती है आपको, वो ऑलरेडी इस इक्वेशन में कवर हो जाती हैं बेस वाली कंडीशंस। बाकी लोग भी बच्चों देख लो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, यस या नो जो भी है। अगर नहीं समझ में आया तो आराम से पूछ लो, कोई चीज दोबारा सॉल्व करनी तो बता दो। ठीक, तो चलो बच्चों अब देखते हैं एक थर्ड टेक्निक जो हमको, ये तो अभी तक हमने तीन चीजें देख ली है ना, कि डोमेन कैलकुलेशन के समय कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट टूल दैट वी अंडरस्टूड वाज साइन स्कीम। Second tool that we learned was modulus. Third tool that we understood was logarithmic inequations. अब चौथा टूल जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस वैसे तो मतलब ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, लेकिन हमको उतने की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत एलिमेंट्री चीजों से काम चल जाएगा। लेकिन आपको वो सब चीजें ढंग से समझ में आनी चाहिए। यहाँ बच्चों मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं फंक्शंस के, जैसे पहले वाला ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन एक्स का है, और आपको अगर ध्यान हो तो इसकी फंक्शन की जो डोमेन थी दैट वाज r, डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन वाज -1 to 1। सेम थिंग वाज विद cos x, y इक्वल टू cos x, डोमेन ऑफ द फंक्शन थी r, रेंज ऑफ द फंक्शन वाज -1 to 1। और अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखते हैं तो ये ग्राफ्स का पैटर्न रिपीटिंग है, ये पैटर्न रिपीट होगा, मतलब साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होता है। आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई, after every interval of length 2 pi, the graph will repeat itself, है ना। जैसे 0 से 2 पाई में ये वाला जो ग्राफ बन गया आपका, अब आप देखो यही ग्राफ रिपीट होगा आगे, यही ग्राफ पीछे रिपीट होता हुआ आ रहा है। तो ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है 0 से 2 पाई का, यही पोर्शन रिपीट कर करके पूरा ग्राफ जनरेट हो जाता है। यही सेम चीज कॉस के साथ है। कॉस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, ये ग्राफ बार बार रिपीट होगा। अब इसके आगे फिर से यही डार्क ब्लू वाला ग्राफ रिपीट हो रहा है, देखो इससे पहले भी ये वाला ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो cos x के केस में भी 2 पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट होने लगता है। ये सबसे छोटी लेंथ है। आप बोल सकते हो कि सर ये तो यहां से यहां तक का रिपीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, नो डाउट, लेकिन सबसे छोटी लेंथ जिस पे रिपीट कर रहा है वो है 2 पाई का इंटरवल। इससे छोटे पे तो रिपीटिशन नहीं हो सकता। आप और बड़ा पोर्शन बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन भी तो रिपीट कर रहा है यहां से लेके ये वाला, तो ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 4 पाई है। 2 पाई से छोटी कोई लेंथ आपको नहीं मिलेगी, सबसे छोटी लेंथ जो रिपीट करने की मिलेगी वो 2 पाई है।
तो साइन और कॉस के ग्राफ्स में जो मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 2 पाई इंटरवल्स पे दोनों ग्राफ्स रिपीट करने लगते हैं। जबकि यदि हम सेक और कोसेक को देखें, नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक x। इस फंक्शन की डोमेन यदि आपको याद हो तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। है ना, क्योंकि पाई पे आप देखोगे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, 3 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, और फिर यही ग्राफ रिपीट होने लगता है आगे जाके। फिर से ये ग्राफ ऐसा इधर बनेगा और फिर यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा नीचे बनेगा। ऐसे लेफ्ट साइड पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट होगा, फिर ऊपर रिपीट होगा। तो ऐसे ये ग्राफ रिपीट होते रहते हैं। और ये ग्राफ भी बच्चों, इसकी अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से। काम की चीज है कि ये ग्राफ भी 2 पाई पे रिपीट होता है। इसको 2 पाई को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे छोटी लेंथ ग्राफ की जो बार बार रिपीट, जिसको रिपीट करने से पूरा ग्राफ जनरेट हो जाए, दिस कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ये सबसे छोटी लेंथ होती है ना, स्मॉलेस्ट। ऐसे ही दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। इसकी यदि हम डोमेन देखते हैं तो डोमेन आती थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इन पे डिफाइंड नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन वाज अगेन -∞ to -1 union 1 to infinity, and the important thing that you have to remember is that it repeats after interval of 2 पाई। मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये चारों ग्राफ्स 2 पाई पे रिपीट होते हैं। जबकि यदि हम y इक्वल टू tan x को देखें, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। सर हाँ बोलो। एक बार ये ऊपर वाले की रेंज समझा दो, समझ में नहीं इन दोनों की। रेंज बेटा ये ग्राफ पूरा बना हुआ नहीं है। अगर आपको ग्राफ याद होता तो ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये वैल्यू 1 आती थी, और ये वाली वैल्यू जो थी ये -1 आती थी। तो अगर आप रेंज देखेंगे तो y एक्सिस पे चलोगे तो -∞ से -1 तक ग्राफ दिखेगा। फिर -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, 1 से ऊपर फिर ग्राफ दिखेंगे आपको। यही सेम चीज यहाँ पर थी, ये वाली वैल्यू -1 है। मैंने पूरे ग्राफ नहीं बना रखे, वो कॉपी में आपको शुरुआत में बनवा दिए थे क्लास में। तो इसकी भी रेंज माइनस, ठीक है। अच्छा, इसकी बच्चों रेंज आती है ऑल रियल नंबर्स। और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में, tan वाले ग्राफ में, ये जो पोर्शन है ग्राफ का ये बार बार रिपीट होगा। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ होती है पाई। ये पाई पे रिपीट होता है। इसी तरह से ये y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है, और इस ग्राफ की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। रेंज इसकी होती है r, और ये ग्राफ भी पाई पे रिपीट होता है। ठीक, ये जो कंसेप्ट है रिपीटेशन का बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि ये जैसे अपने हर साल के 12 महीने रिपीट होते हैं, हर साल। अब 2021 हो चाहे 2022 हो चाहे 2023 हो, हर साल आपके 12 महीने रिपीट होते हैं। और 12 महीने रिपीट होने से फर्क क्या पड़ता है कि उन महीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी रिपीट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे 2021 में भी आएगा, 22 में भी आएगा, 23 में भी, हर साल आएगा, हर एक साल बाद रिपीट होगा। आपकी बर्थडे जो है वो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में जिस दिन पे आती है वो अगले साल फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, एंड सो ऑन, दैट विल कंटिन्यू। तो इस रिपीटिशन का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ साइन, कॉस, सेक एंड कोसेक, if the behavior मतलब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर is true in the interval a comma b, सपोज a से b के बीच में साइन x का कोई बिहेवियर होल्ड कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर a से b के बीच में होल्ड करता है, then it will also be true
in the interval 2 pi plus a to 2 pi plus b. Think about this carefully. साइन एक्स का जो बिहेवियर आपका रिपीट हो रहा है, मतलब जो भी बिहेवियर होता है, जैसे मान लेते अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं यहां से लेके यहां तक, और मैं कहता हूं कि यार देखो 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, ये वाला ग्राफ, तो 0 से पाई बाय 2 में जो बिहेवियर है साइन एक्स का, द सेम बिहेवियर विल होल्ड फॉर 2 पाई प्लस 0 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 2 तक। वहां भी इस ग्राफ का सेम बिहेवियर आ रहा होगा, उसका आउटपुट फिर 0 से 1 के बीच में ही आ रहा होगा। आप देखो यहाँ पे आएगी ये वैल्यू, ये फिर से रिपीट होंगी। तो जो भी बिहेवियर ए से बी के बीच में ट्रू है वो 2 पाई प्लस ए से 2 पाई प्लस बी के बीच में भी ट्रू होगा। एंड मोर जनरली it will be true for the interval 2n pi plus a से लेके 2n pi plus b, वहां भी ट्रू होगा, where n is an integer। ठीक है, तो ये बच्चों आपको चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन, कॉस, सेक और कोसेक में जो भी बिहेवियर ए से बी इंटरवल में ट्रू हो रहा है वही बिहेवियर 2n पाई प्लस ए से 2n पाई प्लस बी तक भी होगा। मतलब हम दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर देते हैं, जो भी चीज ए से बी में ट्रू है वो यहाँ पे 2n पाई जोड़ दीजिए, इधर भी 2n पाई जोड़ दीजिए, उसमें भी ट्रू होगी, वेयर n इज एन इंटीजर। इसी तरह से इन केस ऑफ tan and cot, if the behavior is true for the interval a comma b, then it is also true for n pi plus a comma n pi plus b, उसके लिए भी ट्रू होगी। और ध्यान रखना tan और cot के केस में रिपीटिशन जो होता है वो पाई पे होता है, यहाँ पे दोनों केस में पाई में रिपीटिशन है tan और cot के केस में, जबकि ऊपर वाले दोनों में 2 पाई पे, तो वहां 2n पाई ऐड करते हैं, यहाँ पे n पाई ऐड करते हैं। tan cot के केस में n पाई ऐड कर देना और sin cos से कोसेक में 2n पाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स लुक एट सम इलस्ट्रेशंस, कैसे इसको हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। एग्जाम्पल 1, सपोज आपको सॉल्व करना है sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना कि एंगल इंक्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इस लाइन का अगर आप एंगल देखेंगे और एक हम इस ब्लू वाली लाइन का एंगल देखें तो ब्लू वाली लाइन का एंगल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा चलना पड़ रहा है। रेड वाली का एंगल छोटा होगा क्योंकि आपको यहां से एंटी क्लॉकवाइज कम चलना पड़ रहा है। जितना ज्यादा एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होते हैं, ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180, 270, 360, फिर 450 एंड सो ऑन 540, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, तो एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर होते हैं और ये उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। अब आपको सॉल्व करना है साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि साइन एक्स में 2n पाई ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई पे रिपीट होता है। और देखो सॉल्व करने का कितना आसान सा तरीका है इसका। इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। आप एक सर्कल बनाइए और देखिए साइन एक्स की वैल्यू, ये 0 सर्कल मतलब हो गया 0 से 2 पाई तक का एंगल, यहाँ 0 से लेके 2 पाई है ना, यहाँ पे 0 है और ये 0 से 2 पाई तक का पूरा एक चक्कर कट गया। अब देखिए 0 से 2 पाई के बीच में इन द इंटरवल 0 to 2 पाई फॉर व्हाट x इज sin x इक्वल टू 1/2। मतलब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू देख रहा हूँ कि 1/2 कब होता है। तो मुझे पता है यार एक वैल्यू तो होगी पाई बाय 6, 30 डिग्रीज,
और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6। ये दो वैल्यूज पे साइन की आउटपुट 1/2 आती है। मैं ग्रेटर देन 1/2 की चिंता नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ इक्वल टू 1/2 कब आता है। तो आपने ये दोनों वैल्यूज ढूंढ ली कि एक पाई बाय 6 आती है और एक 5 पाई बाय 6 आती है। ठीक है, जैसे ही आपने ये दो वैल्यूज देखी तो आपका ये जो सर्कल था, इसको ध्यान से देखो तो ये बच्चों दो पार्ट्स में बट गया। एक तो ये येलो वाला पार्ट है ना, और एक आपका ये नीचे ग्रीन वाला पार्ट हो गया। जैसे आपने ये दो लाइंस बनाई तो ये पूरा सर्कल जो है आपका दो टुकड़ों में बट गया, एक ग्रीन वाले पार्ट में और एक येलो वाले पार्ट में। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन दोनों में से एक रीजन आंसर होगा और एक रीजन आंसर नहीं होगा। या तो ये पीले वाला पार्ट आंसर है या फिर ग्रीन वाला पार्ट आंसर है, दोनों में से एक आंसर एक नहीं है। कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा तो वो हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं बच्चों, ये ग्रीन वाले पार्ट में से एक एंगल उठा लेते हैं 0। लेट्स पिक 0 फ्रॉम हियर। ये ध्यान रखना ये ग्रीन वाले रीजन में है। अगर आपने इसमें x की वैल्यू 0 उठा के रखी, कहां पे रखी, इस इनइक्वालिटी में, तो आपके पास आ जाएगा साइन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। नाउ द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, तो यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये तो गलत हो गया, 0 1/2 से बड़ा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब आपने जिस रीजन से जो एंगल उठा के रखा था, आपने हरे वाले रीजन से 0 उठा के रखा था और 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रीजन आंसर नहीं है, ये रीजन आंसर है। ये नहीं है, ये है। जैसे मान लो अगर हम इसमें से पाई बाय 2 उठा के रख देते 90 डिग्री, पाई बाय 2 यहाँ पे आता। यदि पाई बाय 2 आप रखते तो क्या आता, साइन पाई बाय 2 इज 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ट्रू है। तो इसका मतलब पाई बाय 2 जिस जगह से उठाया वो रीजन सही है। तो ये आपको पता चल गया ये नहीं है, ये आंसर होगा। बस अब फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। लेकिन 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 साइन एक्स तो रिपीट करता है, 2 पाई पे रिपीट होता है, तो मुझे 2n पाई दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा यूनियन लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब जैसे आप इसमें n की वैल्यू 0 डाल दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6, n इक्वल टू 0 पे। फिर यूनियन, अब n की वैल्यू 1 डाल दो तो ये आ जाएगा 13 पाई बाय 6 से लेके 17 पाई बाय 6। यूनियन, फिर n की वैल्यू 2 डाल दो, यूनियन n को 3 डाल दो, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। सिंपल है, मतलब हमने क्या करा, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ चाहिए था तो मैंने इक्वल टू हाफ वाली दो लाइंस बना दी और फिर उससे दो रीजन्स बन गए। ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे साइन स्कीम में चलता है ना, एक रीजन होगा तो अगला नहीं होगा, एक होगा अगला नहीं होगा, इस तरह चलता रहता है। यहाँ दो ही हैं तो हमने 0 पे चेक करा, 0 नहीं था तो इसका मतलब ऊपर वाला रीजन हो गया। एक और करके देखते हैं, चलो एग्जाम्पल 2। सपोज आपको सॉल्व करना है cos x इज लेस देन माइनस √3/2, है ना, ये टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन। मुझे पता है cos x है तो cos x में तो 2n पाई, ध्यान रखना है कि 2n पाई जुड़ेगा आखिरी में। अब आप पहले तो 0 से 2 पाई तक का सर्कल बना लीजिए और उसमें देखिए cos की वैल्यू -√3/2 कब आती है। माइनस बच्चों वैल्यू आएगी cos की, cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यूज आएंगी जहां पे cos नेगेटिव होता है। कौन कौन सी वैल्यूज पे नेगेटिव होता है, एक होती है पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6, और एक होगी 7 पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, वापस से आपका ये दो रीजन बन गए, एक ये वाला हो गया एक ये हो गया, दोनों में से एक आंसर एक नहीं है। कौन से वाला होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम 0 रख के देख लेते हैं, इधर से 0 रख के देखते हैं। cos 0 लेस देन -√3/2, 1 लेस देन -√3/2, ये तो गलत हो गया, 1 तो इससे बड़ा होता है,
तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से लेकर 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 तक। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। सर ये यूनियन का मतलब क्या है? बाहर साइन लग रखा है नहीं यू का, इसका मतलब। यूनियन है बेटा ये n की, क्योंकि n तो बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं ना, आप n की वैल्यू 0 डाल दो, यूनियन फिर n को 1, यूनियन n को 2, यूनियन n को 3, सारे इंटीजर्स डालते जाओ और बीच बीच में यूनियन लगाते जाओ। अब वो इतना सारा तो लिख नहीं सकते अपन इनफाइनेटली, मैंने यूनियन तो लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखोगे उसको? ज्यादा टेक्निकल तरीका होता है कि एक सिंगल यूनियन लगा के नीचे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो तब आप n की अलग अलग इंटीजर्स वैल्यू डालते जाएंगे और हर बार यूनियन लगाते जाएंगे बीच में, ये मतलब है इसका। यस। ठीक है, चलो बच्चों एक और देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते क्या, जैसे हम पहले करते थे साइंस पहले कैसे करते थे? साइंस वैसे? नहीं नहीं यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप साइन नहीं, साइन स्कीम से ट्राई, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशन नहीं सॉल्व होती, ये तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, आपको एंगल्स ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है ना। और देखो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, जैसे मान लो आपको सॉल्व करना है sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब sec x आने का मतलब है, मुझे दिमाग में बत्ती जल गई कि यार 2n पाई ऐड होगा, 2n पाई ऐड होगा, है ना, ये मुझे समझ में आती है बात यहाँ पे। sec x ग्रेटर देन इक्वल टू √2 के केस में आप क्या करोगे? आप पहले तो फिर से एक सर्कल बना दो, ये तो हमेशा बनेगा ही, सर्कल तो बनेगा ही, लेकिन ध्यान रखना sec इज नॉट डिफाइंड एट पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, इन दोनों वैल्यूज पे डिफाइन नहीं है। तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, तो इनको बच्चों होलो सर्कल पहले ही बना लो, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, है ना। ड्रॉ द होलो सर्कल हियर। अब देखो sec x की वैल्यू √2 कब आती है? मतलब कि cos x की वैल्यू 1/√2 कब आती है? cos की वैल्यू पॉजिटिव आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होती है पाई बाई 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 7 पाई बाई 4, है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल पॉइंट्स पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, आप देखो ये जो वर्टिकल लाइन एक एक्स्ट्रा बनी है, इसकी वजह से 4 रीजन्स आ गए, 1 2 3 4। नाउ देयर आर 4 रीजन्स, और मुझे पता है कि ऑल्टरनेट चलेंगे, एक होगा एक नहीं होगा, अगला होगा फिर नहीं होगा, तो मुझे कोई एक रीजन आइडेंटिफाई करना है। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, हम यहां से 0 उठा के रख देखते हैं। sec 0 ग्रेटर देन इक्वल टू √2, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू √2, विच इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब जहां से आपने 0 उठाया था वो रीजन आंसर नहीं है। चूंकि ऑल्टरनेट चलते हैं तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये फिर से होगा। तो अब आपका आंसर क्या हो गया फाइनल? आपका आंसर हो गया पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। ध्यान रखना पाई बाई 2 पे होलो सर्कल नॉट डिफाइंड है ये। यूनियन 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 4। लेकिन ये तो रिपीटिंग वैल्यू है, 2n पाई पे रिपीट होनी चाहिए, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, मोर जनरल इज यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स पाई बाई 4 प्लस 2n पाई से पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, यूनियन 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई से लेके 7 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। ये बच्चों फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस।
जैसे और देखो एक एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज आपको सॉल्व करना है कोसेक एक्स इज लेस देन -2 या लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। चलो, तो सबसे पहले कोसेक एक्स के लिए सर्कल बना दो, ये तो सभी में बनता है कोसेक एक्स। अब कोसेक इज नॉट डिफाइंड एट 0 एंड पाई, तो इसका मतलब आपको 0 पे और पाई पे होलो सर्कल बनाने होंगे। साइन कॉस में हम नहीं बना रहे थे क्योंकि साइन कॉस तो हर जगह डिफाइंड थे, सेक और कोसेक में दिक्कत है, तो यहां पे बच्चे होलो सर्कल बना दिया। अब हम देखेंगे कि यार ये कोसेक एक्स की वैल्यू -2 कब हुई, मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1/2 कब आती है। साइन एक्स वैल्यू नेगेटिव आएगी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Now in the third quadrant, this value will be pi plus pi by 6. In the fourth quadrant, this value will be 2 pi minus pi by 6. वापस से 4 रीजन्स आ गए, 1 2 3 4। एक रीजन आंसर होगा, एक नहीं होगा, ऑल्टरनेट चलेंगे। तो हम x को पाई बाई 2 डाल के देखते हैं अब की बार। पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब हम यहां से वैल्यू डाल रहे हैं पाई बाई 2। हाँ बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही, फिर से बोल। सर ये ऑल्टरनेट क्यों चलेंगे, पर मतलब होगा फिर नहीं, मतलब इसका रीजन वो एक्चुअली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स होते हैं, ये जितने एरियाज में पॉजिटिव होते हैं उतने एरियाज में नेगेटिव होते हैं। तो जो भी ग्राफ्स इक्वल एरियाज में पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं उसमें हमेशा साइन स्कीम ऑल्टरनेट आती रहती है। अगर आप इन सब ग्राफ्स को घर पे जाके सोचोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे ग्राफ्स इक्वल एरियाज में पॉजिटिव है, इक्वल एरियाज में नेगेटिव है। तो ये लॉजिकल बात है कि भाई साइन स्कीम ऑब्वियसली ऑल्टरनेट ही चलेगी। ओके सर। तो बच्चों पाई बाई 2 रख के देखते हैं। पाई बाई 2 रखने पे हमको दिखता है कि यार कोसेक पाई बाई 2 is less than equal to -2, which implies 1 is less than equal to -2। ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये रीजन आंसर नहीं है। ठीक है, ये रीजन आंसर नहीं है। तो फिर अब कौन सा रीजन आंसर होगा? ऑल्टरनेट चलता है, ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। आंसर क्या हो गया आपका? x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। अब देखो पाई से 7 पाई बाई 6, 2n पाई जोड़ देते हैं, यूनियन 11 पाई बाई 6 से लेके, अच्छा अब बच्चों एक प्रॉब्लम है कि आप 11 पाई बाई 6 से 0 तो लिख नहीं सकते इंटरवल में, तो गलत हो जाता है। भाई जब भी आप इंटरवल लिखते हो तो 1 से 3 लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट 3 to 1 ना, ये तो 3 to 1 तो गलत हो गया। ये सही है, 1 to 3 तो सही है, 3 to 1 थोड़ी लिखते हैं नंबर लाइन में, मतलब साइन स्कीम में। तो अब ये 11 पाई बाई 6 से 0 तो टेक्निकली गलत है। तो हमको क्या करना होगा कि हमें ये जो वैल्यू है 0 जो लिखा हुआ है, 0 को 11 पाई बाई 6 से ज्यादा रखना पड़ेगा। कैसे रख सकते हो? 2 इसके पाई लिए 2 पाई ऐड कर देते हैं इसमें। ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, 11 पाई बाई 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो द बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस इज, मतलब द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस इज 2 पाई प्लस 2n पाई। ठीक है ना। तो अगर कभी आपको ऐसा आ रहा हो ना कि 11 पाई बाई 6 से 0 आ रहा है, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप। 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 2 पाई, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। लेफ्ट साइड हमेशा छोटी वैल्यू होती है, राइट साइड बड़ा होता है। जब भी इंटरवल नोटेशन में लिखते हैं तो 1 से 3 लिखते हैं, 3 से 1 नहीं लिखते कभी भी। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में फायदा क्या होता है कि आप 2 पाई के मल्टीपल ऐड करते रहिए, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं एंगल्स पे। तो इसलिए इसको 0 प्लस 2 पाई लिखा। क्यों लिखा ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं नहीं लिखता तो मुझे लिखना पड़ता है 11 पाई बाई 6 से 0, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। tan x ग्रेटर देन इक्वल टू -√3।
अब ध्यान रखना है tan x यानी n पाई, tan और cot n पाई पे रिपीट होते हैं, तो tan x ग्रेटर देन इक्वल टू -√3। तो बच्चों एक तो सर्कल बना लो, ये तो बनता ही है, और फिर आप देखो कि यार tan x की वैल्यू √3 कब आती है, मतलब -√3 कब आती है। उससे पहले एक चीज मुझे और दिख रही है कि tan x इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड 3π/2, इन दोनों वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, तो आपको यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाने पड़ेंगे, π/2 3π/2, है ना, यहाँ पे इट इज नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं tan x की वैल्यू -√3 कब होती है। tan की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का tan -√3 आता है, दैट इज पाई माइनस π/3, 2π/3। और ध्यान रखना tan और cot में ये लाइन हमेशा डायमीटर बनेगी, मतलब ये पाई के डिफरेंस पे होते हैं। दिस इज 5π/3, ठीक है, हाँ वेरी गुड साक्षी, दिस वाज 2π/3 एंड दिस इज 5π/3, 2π माइनस π/3। और ये हमेशा ध्यान रखना tan और cot के केस में डायमीटर होता है, बाकियों में नहीं था ऐसा। बाकी में आप देखोगे साइन के केस में ऐसे एंगल बन रहा है ना, इस तरह से ये एंगल बनता है, ऐसे ही ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेकिन tan और cot में हमेशा ये डायमीटर ही बनेगा, पाई के एंगल पे ही चेंज होता है ना, इन दोनों में पाई का डिफरेंस होता है दोनों एंगल्स में हमेशा। तो वापस से बच्चों आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वाड्रेंट होगा एक क्वाड्रेंट नहीं होगा, 0 रख के देखते हैं। 0 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 0 greater than equal to -√3, which means 0 is greater than equal to -√3, which is true। तो इसका मतलब 0 वाला रीजन आंसर है, ये वाला नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है, और ये लॉजिकल बात है कि tan और cot तो पाई पे रिपीट होते हैं, और पाई मतलब होता है सेमी सर्कल, पाई मतलब सेमी सर्कल। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब की बार पूरे सर्कल पे नहीं घूमना है, tan और cot के केस में पूरे सर्कल पे नहीं घूमना है, आपको सेमी सर्कल पे घूमना है। और बहुत सारे सेमी सर्कल हैं, एक सेमी सर्कल देखो यहां से शुरू होते हुए यहां तक का है, एक और सेमी सर्कल है, आप यहां से शुरू करके यहां तक आ सकते हैं, दिस इज वन सेमी सर्कल। देयर इज अनदर सेमी सर्कल, आप यहां से शुरू करके यहां तक आ सकते हो, ये भी सेमी सर्कल है, और भी सेमी सर्कल है, देयर इज अनदर सेमी सर्कल प्रोबेबली फ्रॉम हियर टू हियर, ये भी सेमी सर्कल है। तो आप इनमें से कोई भी एक सेमी सर्कल उठा लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई भी एक, पूरा सर्कल नहीं लेना है, सेमी सर्कल लेना है आपकी बार। तो पिक एनी वन सेमी सर्कल, आई एम पिकिंग दिस वन, है ना, मैं ये वाला सेमी सर्कल ले रहा हूं, π/2 से 3π/2 वाला, ये वाला सेमी सर्कल मैं ले रहा हूं, और इसमें मुझे दिखता है ये जो टिक लगा हुआ है ये आंसर है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2π/3 प्लस n पाई से लेकर 3π/2 प्लस n पाई। यहां पे ध्यान रखिएगा हॉलो सर्कल, एंड x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दिस इज द आंसर। सर आप एक बार ये रिपीट कर दोगे कि ये 10x वाला सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर, 10 वाला रिपीट कर दूं, ये सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी सर बहुत। चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं आपको। यस सर। जैसे मान लो आपको चाहिए tan x इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ये n पाई पे रिपीट होगा, 10 है, और दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि इट इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड 3π/2, ठीक है। तो एक सर्कल बनाओ, π/2 और 3π/2 पे हॉलो सर्कल बना दो, ठीक। अब देखो tan x की वैल्यू 1 कब आती है, तो ये आती है π/4, और मैंने बताया कि हमेशा डायमीटर होता है, मतलब यही लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी पीछे तक, और
इसमें पाई ऐड करने पे ये वाला एंगल आ जाएगा 5π/4। भाई डायमीटर मतलब पाई का डिफरेंस हुआ ना, यहां से यहां तक पाई का डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस विल बी पाई, डायमीटर होगा ये। तो ये यदि π/4 है तो ये 5π/4 हो गया। ठीक, अभी मैं इस बीच वाले पाई को हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। अब कोई एक वैल्यू रख के देखते हैं, सपोज यहां से हम 0 उठा के रखें, तो tan 0 less than equal to 1 implies 0 is less than equal to 1, which is true। तो इसका मतलब 0 जिस रीजन से हमने लिया है वो रीजन आंसर होगा, ये आंसर है, मतलब ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। ठीक है यहां तक। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी वो ये है कि tan और cot के केस में, इन केस ऑफ tan एंड cot वी पिक अ सेमी सर्कल, कंटिन्यूस सेमी सर्कल। कोई भी एक सेमी सर्कल उठा लो। क्यों उठा रहे हो सेमी सर्कल? क्योंकि tan और cot पाई पे रिपीट होते हैं। पाई मतलब होता है 2π फुल सर्कल, पाई मतलब सेमी सर्कल। तो वी पिक अ कंटिन्यूस सेमी सर्कल। अब ये कंटिन्यूस सेमी सर्कल आप बहुत तरह से उठा सकते हैं। सोच के देखिए तो आप π/4 से लेके 5π/4 तक का सेमी सर्कल उठा सकते हो, π/4 से 5π/4 तक उठा सकते हो। आप π/2 से 3π/2 उठा सकते हो। आप 5π/4 से यहां तक का उठा सकते हैं। आप 3π/2 से यहां तक का उठा सकते हैं, आपकी चॉइस है। कोई भी एक सेमी सर्कल उठा लो। तो इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट आई एम पिकिंग अप दिस सेमी सर्कल। मैं ये वाला सेमी सर्कल उठा लेता हूं। सेमी सर्कल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पाई पे रिपीट होता है, tan एंड cot पाई पे रिपीट हो रहे हैं। पाई मतलब हुआ सेमी सर्कल, जबकि साइन कॉस सेक कोसेक ये 2π पे रिपीट होते हैं, उसमें पूरा सर्कल चाहिए होता है। और इसमें बच्चों कौन सा रीजन आंसर आ रहा है? ये वाला। तो अब मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनियन, मतलब x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स n π प्लस π/2 से लेकर n π प्लस 5π/4। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। सर आंसर सिर्फ उसी सेमी सर्कल से देना है ना जो सिलेक्ट किया है? हाँ, जो भी आपने करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं सर मैं तो ये वाला सेमी सर्कल लूंगा, मतलब मे बी आई विल चूज दिस सेमी सर्कल। आप ले सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। यू कैन चूज दिस सेमी सर्कल। इन दैट केस योर आंसर विल लुक लाइक x belongs to union n belongs to integers n π प्लस 3π/2 से लेकर, अब ध्यान रखना आपको ये वैल्यू π/4 से बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 3π/2 से π/4 तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमको 2π जोड़ना पड़ेगा अलग से। तो इसमें अगर 2π जोड़ देते तो ये वैल्यू हो जाएगी 9π/4। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, कौन सा सर्कल लेंगे, ऑप्शन गिवन होंगे जिसपे। नहीं नहीं बेटा, ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता वो। एक्चुअली हो सकता है एग्जामिनर आपको बिल्कुल अलग तरह की वैल्यू दिखाए, लेकिन अब ये दोनों में कंपैरिजन कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखना आना चाहिए। जैसे देखो, जो वैल्यू तुम्हें ऑरेंज वाले में n इक्वल टू 1 पे मिलेगी, वही वैल्यू पिंक वाले में n इक्वल टू 0 पे मिलेगी। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। यस सर। है ना, ऊपर n क्योंकि और n तो हम सारे इंटीजर्स रखेंगे, तो इसमें 1 2 3 4 0 -1 -2 सब रखा होगा यूनियन में। यहाँ भी आपने सारी वैल्यूज रखी होंगी। तो बस ये सेट इसी टाइप से बन रहा होगा। ऊपर वाले से आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा होगा और नीचे वाले से शायद आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। तो देखने में थोड़ा सा, आपने इतना पार्ट देख रहे हो तो आपको हो सकता है अलग अलग दिखे, लेकिन ये एक्चुअली सेम होंगे। थोड़ा सा आगे पीछे लिखे हुए होंगे, बाकी देयर इज नो डिफरेंस। यस सर। ठीक है। तो अगर ऑप्शन कुछ अलग भी हो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि यार आपका जो आंसर आ रहा है वो एग्जामिनर के में कौन से चॉइस से आता है। तो सर उसमें n की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं ना? हाँ, इनकी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। वैसे अब ये लोग आईटी वाले भी स्मार्ट हो गए। ये क्या करते हैं, आपको ये नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि 0 से 2π में डोमेन क्या होगी, -π से π में डोमेन क्या होगी। इंटरवल छोटा कर देते हैं जिससे कि n के टर्म्स में ना लिखना पड़े। चलो एक और एग्जांपल देखो बच्चों। जैसे आपको सॉल्व करना है cot x इज ग्रेटर देन √3, ग्रेटर देन इक्वल टू √3। ठीक है। तो cot आते ही दिमाग में सबसे पहले अलर्ट हो जाओ कि यार इसमें nπ जुड़ेगा।
है ना, एन पाई जुड़ना चाहिए। अब एन पाई जुड़ेगा तो क्या करेंगे हम, एक सर्कल बनाते हैं। कॉट इज नॉट डिफाइंड, एट 0 एंड पाई, तो 0 पे और पाई पे आप हॉलो सर्कल बना दीजिए। 0 और पाई पे हॉलो सर्कल बन गया। अब सोच के देखो कि यार cot x की वैल्यू √3 कब आती है। इसका मतलब हुआ कि tan x की वैल्यू 1/√3 कब आएगी। तो ये वैल्यू आती है π/6, और मैंने बताया था tan और cot में डायमीटर बनता है, तो ये वैल्यू π/6 होगी, और ये वाली π/6 प्लस पाई 7 π/6 होगी। फिर से 4 रीजन्स आ गए, कोई भी एक रीजन उठा लेते हैं। सपोज हम यहां से π/2 उठा के देख लेते हैं। cot π/2 greater than equal to √3, therefore 0 greater than equal to √3, which is incorrect। तो इसका मतलब π/2 जहां से आपने उठाया था, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये फिर होगा। अब वापस से आपको एक सेमी सर्कल उठाना है, पूरा सर्कल नहीं उठाओगे, कॉट और टेन में सेमी सर्कल ही उठाते हैं हमेशा। तो कौन सा सेमी सर्कल उठाया जाए, आप चाहो तो 0 से π/6 वाला ले लो, आप चाहो तो पाई से 7 π/6 वाला ले लो, आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के लिए ये वाला रीजन ले रहा हूं, मैं आई एम चूजिंग दिस सेमी सर्कल, और मेरे को ये आंसर मिल जाएगा इसमें। तो माई कंप्लीट आंसर बिकम्स x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स n पाई प्लस 0 से लेके n पाई प्लस π/6। n पाई क्यों करा, क्योंकि tan और cot में करते हैं। सेमी सर्कल में क्यों चले, क्योंकि भाई पाई पे रिपीट हो रहा है, तो सेमी सर्कल ही चलना पड़ेगा। एक बार बच्चों वापस से देख लो, मतलब सिंपल है, कंसेप्ट तो सिंपल है। tan और cot में आपको समझ में आना चाहिए, जहां जहां डिफाइन नहीं है वहां पे ये होलो सर्कल वाला डायमीटर बनेगा। tan के केस में बना, फिर हमने देखा तो ऊपर कोसेक में भी बनाया था आपने 0 से पाई तक, फिर आपने सेक में भी बनाया था π/2 3π/2 तक। तो ये वाला एक डायमीटर बनता है। साइन कॉस में नहीं बनता क्योंकि वो तो हर जगह डिफाइंड होते हैं, लेकिन सेक कोसेक कॉट और टैन में आपको ये एक डायमीटर ये वाला बनाना पड़ेगा। टैन और कॉट में एडिशनली सेमी सर्कल में ही काम करना है, जबकि सेक और कोसेक में आपको पूरे सर्कल पे काम करना होगा। तो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सबको समझ में आ गया तो टाइप यस, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब कल वाले सेशन में बच्चों हमको इसके आगे कंटिन्यू करना है। आपका आज का होमवर्क सिर्फ यही कि ये जो नोट्स हैं इनको कॉपी में खुद से कर करके देखो, और कोशिश करो अपने मन से क्वेश्चंस बनाने की, छोटे छोटे, जैसे मैं बना रहा हूँ मन से, ऐसे आप भी बना सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू फॉर्म सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, ट्राई टू राइट डाउन देयर आंसर्स। अभी और कोई शीट तो करनी नहीं, आज तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है नोट्स का। तो होमवर्क फॉर टुडे इज revise the notes thoroughly and complete the sheet on domain 2, जो भी आज हमने डिस्कस करी थी, जिसके डाउट्स थे। दिस इज द होमवर्क, है ना, ये अच्छे से समझ ले, समझ के करना इसको। और कोई भी बच्चों दिक्कत हो ना तो मुझे फोन पे बता देना, तो मैं उसी हिसाब से कल के सेशन में वो चीज हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेंगे, या क्लास के बाद थोड़ा सा रुक के कर लेंगे उस चीज को। फिर भी देख लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो। आज हमने लॉगरिथमिक इनइक्वेशन सीखी, हमने देखा था किस तरह से बेस 1 से बड़ा होने पे या बेस 1 से छोटा होने पे आप इनइक्वेशन को रिवर्स करते हो या सेम रखते हो। बेस वेरिएबल होने पे किस तरह से दो केसेस बनाए जाते हैं। और फिर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस को हम कैसे यूज करते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या होता है, पीरियड कैसे होता है, 2n पाई n पाई, ये कैसे और क्यों ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे सेमी सर्कल चाहिए, कहाँ पे फुल सर्कल चाहिए, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1 or 2 रिस्पॉन्सेस।
कोई भी डाउट है बच्चों आराम से पूछ लो, है ना। मतलब जनरली देखो, अगर कभी आपको ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि ये एंगल्स में कैसे ले रहा हूँ, π/6 7π/6, तो आपको क्या करना चाहिए कि नॉर्मली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज पाई माइनस थीटा, थर्ड में इट इज पाई प्लस थीटा, फोर्थ में इट इज 2π माइनस थीटा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2π माइनस थीटा। अब जैसे मान लो आपको चाहिए साइन एक्स की वैल्यू -½ तो सबसे पहला काम स्टेप 1, क्वाड्रेंट चेक करो कौन कौन से होंगे। सो नाउ दिस क्वाड्रेंट्स आर साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये दो क्वाड्रेंट्स पता चल गए मुझे कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। स्टेप 2, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड -½ कब होगा, मतलब ये जो भी वैल्यू दी इसका मॉड देख लो आप। तो ये वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आएगी, तो थीटा इक्वल टू π/6 पर आएगी। मॉड ऑफ -½ इज 1/2 ना, तो थीटा की वैल्यू π/6 पाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू π/6 पता चल गई आपको, और आपको ये भी पता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा थीटा प्लस पाई, यानी पाई प्लस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा 2π माइनस π/6, सो दैट विल बी सेम एज 7π/6, ये हो गया 11π/6। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि cos x इज -√3/2, cos x इज -√3/2, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। cos की वैल्यू नेगेटिव होगी इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल्सो cos की वैल्यू √3/2 कब आती है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -√3/2, यानी √3/2 कब आता है, तो हमें पता है कि ये आता है थीटा इक्वल टू π/6 पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, वो होगा पाई प्लस थीटा। सो देयरफॉर यू गेट 5π/6 एंड 7π/6। ठीक है, तो ये बच्चों आज मतलब एंगल्स वगैरह आप थोड़ा सा इससे भी करके देख सकते हैं, इस तरह से सोच के देख लीजिएगा एंगल्स को। अगर आपको इसमें दिक्कत हो कि यार ये एंगल्स कैसे मार्क हो रहे हैं, है ना, इसे मैंने 5π/4 π/4 कैसे करा। tan और cot में डायमीटर के अलॉन्ग ही होता है, हमेशा पाई के डिफरेंस पर होगा, बाकियों में आपको वो प्लॉट करने आने चाहिए। तो 7π/6 11π/6 ये कैसे आए, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं इसके वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा सब लोग को, तो मेक श्योर इसको अच्छे से समझ लेना, है ना, क्योंकि कल वाली क्लास में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ के आना, कोई डाउट होगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो फिर टेक केयर, मीट टुमारो। मेक श्योर यहाँ तक आप पढ़ के हो। ओके सर।